space then any two bases of a vector space have the same number of element ठीक है बेटा। मतलब क्या थ्योरम बोला है? थ्योरम करा है कि अगर VF फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो ऐसे वेक्टर स्पेस के है ना कोई भी दो बेसिस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करेंगे इसमें। अब उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जान लीजिए। अगर VF बेटा वेक्टर स्पेस है, वो भी बोला है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, इसका मतलब यह है कि उस VF के पास अपना एक सबसेट है जो उसको क्या करेगा? स्पैन करेगा। तो मान लो बेटा VF हमारा वेक्टर स्पेस है ना, वो भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। तो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मतलब ही होता है कि देयर एग्जिस्ट अ सबसेट यस ऑफ VF सच दैट LS इज इक्वल टू V। यह होता है। अब जो यस हमारा है, मान लेते हैं कि इस यस में आपके पास m नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, ये ऐसा आपके पास है। अब ये देखो मैं थ्योरम का जो स्टेटमेंट यूज करेंगे वो स्टेटमेंट है क्या? अगर ऐसा है देन एनी linearly independent set contains linearly independent subset of VF can not contain more than small m element। ये समझिए इसका मतलब क्या है। अगर VF हमारा क्या है? VF वेक्टर स्पेस है, वो भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो एक उसका एक ऐसा सबसेट होगा जो उसको क्या करेगा? स्पैन करेगा। अब VF का कोई ऐसा सबसेट जो Li हो, जो क्या हो? Li हो, तो वो जो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वह इस सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा नहीं होगा। इस सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर किसी वेक्टर स्पेस से कोई सबसेट उसका ऐसा जो उसको जनरेट कर रहा है और एक सबसेट उसका ऐसा जो Li है, तो जो Li वाला सबसेट है ना, उसमें जो जनरेट कर रहा है जो सबसेट उसका, उससे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा नहीं होंगे। ये बात समझ में स्टेटमेंट, इसी का बस यूज करना है और काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये लाइन आप याद रखेंगे, आप कहेंगे तो इसका भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। बहुत सीधी सी लाइन है कि अगर वेक्टर स्पेस VF है और उसके पास मान लो दो सबसेट है। कितने सबसेट हैं? दो सबसेट। एक सबसेट ऐसा है जो उसको जनरेट कर रहा है, उसको स्पैन कर रहा है, और एक सबसेट ऐसा है जो है ना सबसेट, एक सेट ऐसा है आपका सबसेट ऐसा है जो Li है। तो जो Li वाला सबसेट होगा उस वेक्टर स्पेस का, है ना, दैट सेट कांट कंटेन्स मोर देन एलिमेंट ऑफ, है ना, दैट सबसेट, है ना, विच स्पैन्स VF। मतलब जो सबसेट उसका स्पैन कर रहा है ना, उससे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें नहीं होंगे। जो Li है कम होंगे, बराबर हो सकता है बट ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? या आप इसको फिर समझ सकते हैं। अगर VF फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, मान लीजिए इसके पास दो सबसेट है S1 S2, यह भी VF का सबसेट है बेटा, यह भी VF का सबसेट है। लेकिन जो S1 है यह स्पैन कर रहा है V को, और जो S2 है, S2 कर लो, जो S2 है यह स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा नहीं पता हमें, लेकिन ये Li है, ये स्पैन कर भी सकता, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है? Li है। तो S2 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो S1 में नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा नहीं होंगे। जब भी होंगे कम होंगे या तो बराबर होंगे। इसी थ्योरम को मैं इस थ्योरम के प्रूफ में यूज करने वाला हूँ। क्लियर है? ये बात समझ आ रही ना आप लोगों को? VF के दो सबसेट S1 और S2, S1 स्पैन कर रहा है, S2 आपका Li है। तो अगर जो Li है उसमें, है ना, इस वाले से नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा नहीं है। यही NH2 इज लेस देन और इक्वल NH2, यही चीज, इसी का यूज करें, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? बात नहीं हुई? प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, है ना।
लिखिए लेट वी ऑफ, लेट वी ऑफ, इसमें किसी का बुराई भी कर देते हैं। लेट वी एफ इज अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, let Vf is a finitely generated vector space, finitely generated vector space, then if there exist two subset S1 and S2, if there exist two subset S1 and S2 of vector space Vf such that S1 and S2 are vector space Vf such that L S1 is equal to V and S2 is Li, क्या भैया, such that L S1 is equal to V and S2 is Li। बात समझ में आ रही है? मतलब जो पहला सबसेट हो क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है, दूसरा क्या है, Li। then number of element in S2 NS2 is less than or equal NS1। ये एक थियरम का स्टेटमेंट है, अब इसी का हम यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, है ना, वो जो सबसेट स्पैन कर रहा है उससे अधिक एलिमेंट नहीं रखेगा, है ना, या तो कम एलिमेंट रखेगा या तो उसके बराबर एलिमेंट रख सकता है। ये स्टेटमेंट मैं यूज करूंगा इसी में, है ना। हमको इस थियरम में क्या शो करना है, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए वी हैव टू शो दैट, we have to show that if vector is if finitely generated vector space Vf, if finitely generated vector space Vf, finitely generated vector space Vf have two bases, B1 and B2, have two bases B1 and B2, कैपिटल B सेट होता है ना, इसलिए कैपिटल B, B1 and B2, then NB1 is equal to NB2, है ना, n तरीका जानते हैं ना, n आगे लिखने वाला, then NB1 is equal to NB2, इसे बोल रहे कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट भी बोला जाता है ना, यही कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट, देन NB1 इज इक्वल टू NB2, ये आपको शो करना है ना। तो आपको शो करके दिखाना है कि जो B1 B2 जो दोनों B1 B2 क्या है, Vf के बेसिस हैं, तो दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, आपको दिखाना है। तो सिंस B1 इज अ बेसिस, B1 क्या है, बेसिस है, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस Vf, तो अगर B1 बेसिस है देन L B1 इज इक्वल टू V होगा एंड B1 इज Li होगा। बोलो, जो बेसिस होता है ना, वो क्या होता है, वो वेक्टर स्पेस का एक ऐसा सबसेट होता है जो वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है या वेक्टर स्पेस के एलिमेंटों को जनरेट करता है या वेक्टर स्पेस का एलिमेंट उसके एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में देखा जा सकता है, और साथ ही साथ वो क्या होता है, Li होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हमने मान ही लिया है कि B1 B2 दो बेसिस है, तो B1 बेसिस है तो स्पैन करेगा V को और Li होगा, एंड B2 इज आल्सो बेसिस, ये भी माने हो आप कि B2 भी बेसिस है, दो बेसिस आप वेक्टर स्पेस Vf, देन तो अगर B2 भी बेसिस है तो B2 भी स्पैन करेगा वेक्टर स्पेस को और B2 भी Li होगा, है ना, B2 भी Li होगा। क्लियर है? ये आपके पास है। नाउ सिंस यहां लिखो LB1, ये वेक्टर स्पेस को, ये सब कुछ आपके पास है, वेक्टर स्पेस को B1 क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और B2 जो है वह Li है, ये चारों है। मैं क्या ले रहा हूं कि LB1 मतलब B1 स्पैन कर रहा है और B2 क्या है, Li है। तो अगर B1 B2 दोनों बेसिस हैं, और बेसिस पहले बात सबसेट होता है, मतलब B1 भी सबसेट है B2 भी सबसेट है, लेकिन B1 स्पैन कर रहा है, B2 क्या है, Li है, तो B2 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे B1 से ज्यादा नहीं होंगे, है ना। तो देन NB2 इज लेस देन आर इक्वल टू NB1, इक्वेशन नंबर स्टार। और ये भी है आपके पास, ये भी है कि B2 स्पैन कर रहा है, और ये भी है, अब यहां लेते हैं B1 इज Li,
तो अगर इसके हिसाब से देख ले हम अगर, तो B2 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सॉरी B1 में जो B1 में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे B2 से ज्यादा नहीं होगा, डबल स्टार। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार क्या हो जाएगा, NB1 इज इक्वल टू NB2। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए, इफ W1 and W2, if W1 and W2 are two subspace, if W1 and W2 are two subspace of a finite dimensional vector space, of a finite dimensional vector space VF, of a finite dimensional vector space VF, then dimension of W1 plus dimension of W2 is equal to dimension of W1 plus W2 or plus dimension of W1 intersection W2। ठीक, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो थ्योरम है, ठीक है, इस थ्योरम में कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो W1 प्लस W2 क्या है, W1 प्लस W2 ये लीनियर सम है। ये क्या है, W1 W2 आपका सब स्पेस है, W1 प्लस W2 दोनों सब स्पेस का लीनियर सम है W1 प्लस W2। अब इसमें एक चीज बस ध्यान देना है, एक थ्योरम और होता है, उसका नाम है एक्सटेंशन थ्योरम। ठीक है ना, जैसे एग्जिस्टेंस थ्योरम आपने पढ़ा, वैसे एक होता है एक्सटेंशन थ्योरम। अब एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहता है, उसी का यूज होगा इसमें। एक्सटेंशन थ्योरम कहता है कि अगर मान लीजिए कि W1 जो है, अगर वो W का सबसेट है, W1 क्या है, W का सबसेट है। मान लीजिए W1 जो वेक्टर सब स्पेस है, ये भी वेक्टर सब स्पेस है, लेकिन W1 क्या है, इस W का सबसेट है। देन अगर मान लीजिए W1 का बेसिस आपको पता है कि नहीं, ये जो बेसिस है, जो ये सेट है W1 का, वो W1 का बेसिस है, W1 के लीनियर एलिमेंटों को लीनियरली स्पैन करता है, और W1 का और LI है। तो W1 के उस बेसिस को एक्सटेंड करके आप W का बेसिस बना सकते हैं। ये बात समझेगा, अगर W1 W का सबसेट है, अगर W1 क्या है, W का सबसेट है, दोनों वेक्टर सब स्पेस हैं, तो अगर W1 W2 का सबसेट है और W1 का बेसिस पता है आपको, ऐसी स्थिति में आप W1 के बेसिस को एक्सटेंड करके आप W का बेसिस बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये एक्सटेंशन थ्योरम है। एक्सटेंशन थ्योरम यही है कि दो सब स्पेस हैं या दो वेक्टर स्पेस हैं और एक वेक्टर स्पेस दूसरे के अंदर कंटेन है, तो अगर छोटे वाले सब स्पेस या वेक्टर स्पेस का बेसिस आपको पता है, तो उसके बेसिस को एक्सटेंड करके, बढ़ा करके, उसमें कुछ एलिमेंट अपने से डाल करके एक बड़ा सेट बना के हम उसे बड़े वाले वेक्टर स्पेस या सब स्पेस का बेसिस बना सकते हैं। ये एक्सटेंशन थ्योरम होता है। तो ऐसे एक्चुअली इसमें यूज होता है। यूज क्या होता है, जो W1 देखो ये बड़ा W1 है, W1 इज कंटेन, जो W1 होगा इट इज द सबसेट ऑफ W1 यूनियन W2, और W2 भी जो होगा सबसेट जो होगा वो W1 यूनियन W2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे यूनियन दोनों कंटेंट होते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में अगर W1 की बात की जाए, है ना, अच्छा एक काम और बता दूं आप लोगों को कि W1, अच्छा यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, W1 इसका सबसेट, W2 भी इसका सबसेट। तो ऐसे स्थिति में अगर W1 का बेसिस पता रहेगा अगर आपको, तो उसको एक्सटेंड करके इसका बेसिस बना लेंगे। अगर W2 का बेसिस पता रहेगा तो उसको एक्सटेंड करके आप इसका भी बेसिस बना, मतलब वही चीज है, बेसिस बन जाएगा, है ना। तो ये एक्सटेंशन थ्योरम है। एक्सटेंशन थ्योरम को स्टेटमेंट समझिएगा, बहुत सिंपल थ्योरम है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हाँ, इसका एक लंबा चौड़ा प्रूफ होता है, आप उसका भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना, उसको भी करवा दूंगा आप लोगों को। लेकिन इस थ्योरम में एक्सटेंशन थ्योरम का यूज होगा। वो थ्योरम यही कहता है कि दो अगर आपके पास सब स्पेस हैं, दो वेक्टर स्पेस हैं,
एक दूसरे का सबसेट है, तो छोटे वाले का बेसिस पता है तो उसको बढ़ा करके एक्सटेंड करके बड़े वाले का बेसिस बना सकते हैं। ये सिंपल। एक्सटेंड कैसे करना होता है, कुछ एलिमेंट आपको अपने से उसमें डालने होते हैं, इंक्लूड करने होते हैं, यही चीज़। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख देते हैं, हम ये प्रूव करें चाहे हम यह प्रूव करें क्या कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, या यह प्रूव कर दें हम। बात समझ में आ रही है ना? या तो हम ये प्रूव कर दें, मतलब ये प्रूव करना है, इसका मतलब हम ये प्रूव कर दें कि W1 प्लस W2 का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन क्या होगा, W2 होगा। बात समझ में आ रही है? ये प्रूव कर दें। अब ये प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर लें, लेट कर लें, ध्यान दीजिएगा, लेट कर लें कि डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू, मान लें हम मानते हैं n, डायमेंशन आप कुछ भी मान सकते हो, डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू हम m मान लें, है ना, एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हम r मान लें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब ये नहीं कि आप लोग NMR इसलिए बोल रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि आपने NMR लिखा हुआ है ना? तो ये बात नहीं कि आप NMR ही लिखो, आप जो भी है कोई भी आंख मूंद कहिए, X Y Z N M N कुछ भी ऐसे मान लो। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसका N माने हो कि इसका M माने हो, कि इसका M माने हो कि इसका N माने हो, किस माने हो क्या माने हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। क्लियर है ना? तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ये नहीं रट्टा हो जाए आपको कि नहीं इसका W1 का NM मानना है, W2 का M मानना है। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको अपने से कंसीडर, भाई बेसिस डायमेंशन ऑफ W1 का मतलब W1 के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट एक कितने होंगे तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो N M R जो मन है मान लो, मैंने इसका N मान लिया, मैंने इसका M मान लिया, मैंने इसका क्या मान लिया, R। तो इसका मतलब thus we have to only show that, तो इसका मतलब हम ये ना शो करके ये शो करें और ये भी ना शो करें, हम खाली यह शो कर दें क्या कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो होगा वो होगा N प्लस M माइनस R होगा, तभी हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि N को आपने बोला है डायमेंशन ऑफ W1, M को बोला है डायमेंशन ऑफ W2 और R को बोला है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, बस काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें अब लास्ट में ये जो थ्योरम है, स्टेटमेंट है, इसको नहीं प्रूव करना है, हम इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव कर देंगे, काम बन जाएगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब किसी तरीके से हम W1 प्लस W2 का अपना एक सबसेट बना लेंगे, किसी भी तरीके से। हमारा टारगेट क्या है कि हम W1 प्लस W2 का कोई सबसेट बना लें, वह सबसेट ऐसा हो जिसमें N प्लस M माइनस R एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो? N प्लस M माइनस R एलिमेंट हो, उस सबसेट में N प्लस M माइनस R एलिमेंट हो। और वो जो सबसेट W1 प्लस W2 का है वो है ना, जिसमें N प्लस M माइनस R एलिमेंट हो, वो W1 प्लस W2 को स्पैन कर दे और LI हो जाए। जैसे ही वो सबसेट W1 प्लस W2 का है ना, अगर वह W1 प्लस W2 के एलिमेंटों को स्पैन भी कर दिया और LI भी हो गया तो इसका बेसिस बन जाएगा। और जब वो इसका बेसिस बन जाएगा तो हमने उसमें एलिमेंट कितना लिया है, इतना पहले से ले लिया है। तो जैसे उसका बेसिस बन जाएगा तो इस W1 प्लस W2 का डायमेंशन जो हो जाएगा वो N प्लस M माइनस R हो जाएगा, थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारे पास टारगेट क्या है? टारगेट आपको ये रखना है कि मुझे एक सबसेट बनाना है, किसी भी तरीके से W1 प्लस W2 का एक सबसेट बनाना है, और वो सबसेट ऐसा बनाना है जो कि W1 प्लस W2 का बेसिस बन जाए, वो बेसिस बन जाए, मतलब वो LI हो जाए और इसको स्पैन कर दे। और ये भी ध्यान रखना है कि उसके बेसिस, जिसको हम बेसिस बनाने जा रहे हैं, उसमें इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तभी जाके डायमेंशन ऑफ जब W1 प्लस W2 करेंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब तो क्या करना है, अब हम लेट कर लेते हैं या B1 या B ही मान लेते हैं, B इज इक्वल टू U1 U2 U3 से लेके UR बी द बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W। चलो ये मैं मान लेता हूं कि ये एक सेट है वेक्टरों का जो W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या है, बेसिस है। अब इसमें R ही एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि हमने माना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन कितना है, R। W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन R होने का मतलब यह है कि W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट R होंगे।
तो इसलिए मैंने जिसको बेसिस माना है W1 इंटरसेक्शन W2 का, उसमें R एलिमेंट लिया है। अब चूंकि बेटा आप जानते हो कि जो इंटरसेक्शन होता है दो सेट का, वो दोनों में कंटेंट होता है, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो कंटेंट इन W2। इंटरसेक्शन जैसे W1 W2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो W1 में भी कंटेन होगा, W2 में भी कंटेन होगा। और आप ये भी जानते हो कि W1 W2 सब स्पेस है और दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस ही होता है। इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 भी सब स्पेस है और यहाँ भी ये भी सब स्पेस है। तो मैंने बोला जब एक सब स्पेस दूसरे में कंटेंट हो तो ऐसी स्थिति में छोटे वाले सब स्पेस के बेसिस को एक्सटेंड करके बड़े वाले सब स्पेस का बेसिस बना सकते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ, अब ये प्रश्न बोलेंगे कि अगर बड़े वाले का बेसिस पता होता तब छोटे वाले का बेसिस आप घटा के नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है? छोटे वाले को एक्सटेंड करके आप बना सकते हैं। एक दिक्कत नहीं ना यहाँ पे बेटा, ये भी सब स्पेस है क्योंकि दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है। अब वही बता रहा था शुरुआत में, एक्सटेंशन थ्योरम यही कहता है कि एक सब स्पेस दूसरे के अंदर कंटेन हो, एक सब स्पेस दूसरे के अंदर कंटेन हो, और इंटरसेक्शन हमेशा आप जानते हैं सेट के अंदर कंटेन होता है। तो इसका बेसिस अगर पता है तो बड़े आसानी से एक्सटेंड करके इसका बेसिस बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका बेसिस पता है, हमने मान लिया पहले ही, है ना? देन बाय एक्सटेंडिंग the basis of W1 intersection W2, we can form the basis of W1 and W2। यही है एक्सटेंशन थ्योरम। बात समझ में आ रही है? यह क्लियर? अब कैसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना? देन लेट B1, चलो B1 को मान लेते हैं W1 का बेसिस। और किसको एक्सटेंड करके बनाना है W1 का बेसिस? W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस को एक्सटेंड करके बनाना है। तो इतने एलिमेंट तो रहबे करेंगे, या UR तक तो एलिमेंट रहबे करेंगे, है ना? अब इसको बढ़ाना है, कुछ एलिमेंट अपने से इसमें डालना है और उसको हम बना देंगे बेसिस W1 का। कैसे? अब W1 का डायमेंशन कितना है? N। तब मैं एलिमेंट बढ़ाता हूं, V1 जोड़ता हूं, V2 जोड़ता हूं, अपने से V3 जोड़ता हूं और Vn माइनस R। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ो तो R और प्लस ये V1 से लेके n माइनस R, तो नंबर ऑफ एलिमेंट n आ जाएंगे। मतलब इस B1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है n है। बात समझ में आ रही है? तो n क्यों n ही एलिमेंट रखेंगे? क्योंकि W1 का डायमेंशन n है। तो जो उसके जिसको भी उसका बेसिस कहेंगे हम, जिसको भी उसका बेसिस हम बनाएंगे, है ना, उसके बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक्सटेंड कर दिया। एंड B2 U1 U2 से लेके UR रहबे करेगा। अब इसमें भी अपने से एलिमेंट इंक्लूड करना है, W1 W2 W3 WM माइनस R। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट R प्लस M माइनस R, नंबर ऑफ एलिमेंट M आएगा, M। ठीक है बेटा? इस तरीके से। तो इस तरह से मैंने कुछ एलिमेंट बढ़ा करके एक्सटेंड करके, है ना, बी द बेसिस ऑफ, मैंने बेसिस बना लिया किसका? बी द बेसिस ऑफ W1 एंड W2। ये हो गया भैया बात कंफर्म। क्लियर है सबको? यह W1 और W2 का बेसिस बन गया। कैसे बनाया मैंने? W1 इंटरसेक्शन W2 के, है ना, बेसिस को एक्सटेंड करके। क्यों मैंने एक्सटेंड किया? क्योंकि W इंटरसेक्शन W2 W1 का भी सबसेट है, W2 का भी सबसेट है। एक्सटेंशन थ्योरम यही कहता है कि अगर इस तरीके कंडीशन होल्ड करता हुआ दिखाई दे कि एक सब स्पेस दूसरे का सबसेट हो, है ना, तो ऐसे केस में छोटे वाले सब स्पेस का बेसिस, सब स्पेस के बेसिस को एक्सटेंड करके बड़े वाले सब स्पेस का बेसिस बना सकते हैं। और वही मैंने किया, कुछ एलिमेंट अपने से बढ़ा करके बना दिया बेसिस। और मैंने n और m एलिमेंट ही क्यों रखे? क्योंकि मैंने ऊपर माना हुआ है डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू n और m। जैसा आप यहाँ मानते, अगर आप यहाँ पे a मानते तो यहाँ आप लिखते V1 से V2 तक a माइनस R कर देते, बस यही बात होती है। यहाँ आप b मानते तो यहाँ b माइनस R, यही करते और कुछ थोड़ी करते। इसलिए बोला फिक्स नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, कि n m पलटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ये हो गया भैया। अब आगे एक नया सेट मानते हैं, लेट यस, एक नया सेट। मुझे दिखाना क्या एक्चुअल में? मुझे एक्चुअल में दिखाना है कि W1 प्लस W2 जो कि W1 और W2 का लीनियर सम है,
उसका डायमेंशन इतना है। तो मतलब एक ऐसा सेट हमको यहाँ पे जनरेट करना है जो इसका सबसेट हो और साथ ही साथ ये इसके एलिमेंटों को लीनियरली स्पैन करे और एलाई। तो चलो अच्छा, अब चलो एक ऐसा सबसेट इसका हम कंसीडर करते हैं, ऐसा लेते हैं, है ना, और उसमें एलिमेंट कितना रखेंगे, इतना ही रखेंगे। तो यस, लेट यस इज इक्वल टू u1 u2 से लेके ur तक, v1 v2 से लेके vn माइनस r तक, और w1 w2 से लेके wm माइनस r तक। चलो एक सेट बना लिया इस तरीके का मैंने। इसमें कितने एलिमेंट हैं, अगर मैं अपने एलिमेंट की बात करूं तो r एलिमेंट पहले u1 वाले में, फिर n माइनस r और फिर m माइनस r। तो एक r से एक r जाएगा तो बचेगा n प्लस m माइनस r। तो ये जो मैंने एक सेट बनाया हुआ है ना, इसमें मैंने कितने एलिमेंट रख दिए भैया, हमने n प्लस m माइनस r एलिमेंट रख दिए। किसी तरीके से यही जो सबसेट यस है ना, ये जो यस है, अगर इसी को हम w1 का क्या बना लें, w1 प्लस w2 का क्या बना लें, बेसिस बना लें, काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे तो एनी अल्फा, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि अगर कोई, अच्छा एक बात और मैं यहाँ दिखाना है, देन हियर we have to show that, we have to only show that जो यस है वह w1 प्लस w2 को क्या कर दे, जनरेट कर दे, एंड एस इज एल आई, और यस क्या हो जाए, एल आई हो जाए। तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही यह चीज होगा तो w1 प्लस w2 डायमेंशन कितना हो जाएगा, n प्लस m माइनस r हो जाएगा, और सब माने रख दोगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब पहले देखते हैं क्या ये यस w1 प्लस w2 को स्पैन करेगा कि नहीं करेगा, उसको भी देख लीजिए, है ना। तो आपको ये पता है बेटा यहाँ पे कि अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू w1 प्लस w2, तो आपको पता है लीनियर सम में कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो एलिमेंट कुछ इस तरीके का होता है, वो दो एलिमेंटों के सम के रूप में देखा जाएगा, है ना, सच डैट कि पहला एलिमेंट w1 का होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो w2 का होगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो जो पहला एलिमेंट w1 का है उस एलिमेंट को कौन जनरेट करेगा, है ना, उस एलिमेंट को, है ना, कौन जनरेट करेगा, उस एलिमेंट को जनरेट करेगा w1 का बेसिस। उस एलिमेंट को कौन जनरेट करेगा, w1 का बेसिस। और जो दूसरा एलिमेंट अल्फा 2 है उसको कौन जनरेट करेगा, w2 का बेसिस। बात समझ में आ रही है? तो सिंस यहां पे याद देखिएगा, सिंस जो b1 है वो स्पैन करेगा w1 को, और जो b2 है वो स्पैन करेगा w2 को, क्योंकि आपने बोला है वो बेसिस है, आपने बोला बी द बेसिस ऑफ w1 एंड w2। तो अगर यह w1 का बेसिस है, यह w2 का बेसिस है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, है ना, ऐसी स्थिति में ये जो b1 है w1 के एलिमेंटों को जनरेट करेगा, जो b2 है w2 के एलिमेंट को जनरेट करेगा। तो अगर b1 w1 के एलिमेंट को जनरेट कर रहा है और b2 w2 के एलिमेंट को जनरेट कर रहा है बेटा, ऐसी स्थिति में जो b1 है ना, जो यस होगा वह w1 प्लस w2 को भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्यों मालूम है? देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्फा मैंने w1 प्लस w2 में माना, तो अल्फा दो एलिमेंटों के सम के रूप में देखा जाएगा। पहला एलिमेंट w1 का होगा, दूसरा एलिमेंट w2 का होगा। तो अल्फा 1 को w1 का एलिमेंट जनरेट कर रहा है, अल्फा 2 को w2 का एलिमेंट जनरेट कर रहा है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को w1 और w2 के एलिमेंट मिलकर जनरेट करेंगे। बात समझिएगा, अल्फा 1 w1 का एलिमेंट है तो अल्फा 1 को w1 का जो बेसिस है ना वो उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा। अल्फा 2 w2 का एलिमेंट है तो अल्फा 2 w2 का बेसिस जो b2 है वो जनरेट करेगा। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को, अर्थात अल्फा को कौन जनरेट करेगा, w1 और w2 का बेसिस मिलकर जनरेट करेगा। और w1 और w2 के बेसिस अगर मिला दो बेटा तो ऐसा तो तैयार होता है। w1 और w2 में, सर w1 और w2 के बेसिस में जो एलिमेंट हैं, देखो कौन से एलिमेंट हैं, ये w1 के बेसिस में एलिमेंट है, ये w2 के बेसिस में एलिमेंट है। तो ये मिला करके वही एलिमेंट यस में दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब यस में आप कह सकते हो कि यस में w1 की बेसिस का भी एलिमेंट है और w2 के बेसिस का भी एलिमेंट है। तो अगर अल्फा 1 को w1 का बेसिस जनरेट कर रहा है, अल्फा 2 को w2 का बेसिस जनरेट कर रहा है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को w1 और w2 का बेसिस मिलके जनरेट करेगा, अर्थात कौन जनरेट करेगा, यस जनरेट करेगा।
मिला के यस तो है, अर्थात यस जनरेट करेगा। तो ये काम कंफर्म, इसका मतलब कि जो हमारा यस है वो जनरेट कर दिया, वो जनरेट करेगा कंफर्म करेगा, है ना। रिमेनिंग बस हमें यस शो करके दिखा देना है कि यस हमारा क्या है, एल आई है। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखे हो ना, ध्यान देना, जो यहाँ पे लिखे हो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आपको समझना है तो। या ऐसे देखो अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, अल्फा 1 कहाँ का एलिमेंट, W1 का। तो अगर अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है तो इस अल्फा 1 को कौन स्पैन करेगा, U1 से लेकर UR, V1 से लेकर Vn-R, ये एलिमेंट स्पैन, मतलब ये जो अल्फा 1 है ना, इसको ये एलिमेंट स्पैन करेंगे। एलिमेंट कहाँ के हैं, W1 के बेसिस के हैं, है ना। अल्फा 2 को कौन स्पैन करेगा, है ना, W2 का बेसिस का एलिमेंट स्पैन करेगा। मतलब कौन स्पैन करेगा, U1 से लेकर UR और V1 से लेकर Vm-R। तो अगर इन अल्फा 1 को ये स्पैन कर रहा है, अल्फा 2 को ये स्पैन कर रहा है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को कौन स्पैन करेगा, ये दोनों मिल के स्पैन करेंगे, दोनों मिल के स्पैन करेंगे। इसका मतलब U1 से लेकर UR, V1 से लेकर Vn-R और W1 और W1 से लेकर, है ना, W1 W2 से लेकर Wm-R, ये स्पैन करेंगे। ये स्पैन करेंगे मतलब कौन स्पैन करेगा, इसका मतलब वही चीज हो गया क्या, कि जो यस है जो, वही स्पैन करेगा किसको, W1 प्लस W2 को, क्योंकि कहाँ का एलिमेंट था, W1 प्लस W2 का। ये जो लिखे है ना, ये चीज ये वही मतलब है। अब हमें क्या शो करना है, नाउ remaining we have to prove only prove that, हमें खाली यह बेटा प्रूव करना है क्या, कि यस इज एल आई, यस एल आई हो जाए, काम खत्म। यस स्पैन तो कर ही रहा है, बस एल आई हो जाए। अब वो कैसे शो करेंगे, किसी भी सेट को एल आई शो करना है, उतने ही नंबर में स्केलर लेना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, रिजल्ट 0 देखना है। तो चलिए समेशन एस को एल आई देखना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना। तो पहले A1 से लेकर, है ना, जो आप U1 से लेकर UR तक है ना, तो AI UI I इज इक्वल टू 1 to R प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 to M माइनस N माइनस R, है ना, और BI VI, फिर समेशन I इज इक्वल टू 1 to M माइनस, यहाँ R बेटा R, M माइनस R, और CI WI इज इक्वल टू 0। भाई मुझे यस को देखना है ना कि LI है कि LD है, तो यस को LI है कि LD देखना है, कि LI है कि LD है देखना है, या तो LI होगा तो LD होगा। तो आप क्या करेंगे, उतने नंबर में स्केलर ले लेंगे। तो A1 से लेके AR तक ले लिया, B1 से लेके Bn-R तक स्केलर ले लिया, और C1 से लेके Cm-R तक स्केलर ले लिया, और जो U1 से लेके UR तक, V1 से लेके Vn-R तक, और W1 से लेके Wm-R तक के जो वेक्टर हैं उनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, रिजल्ट 0 कर दिया। अब देखना चाहते हैं 0 होने पर क्या होता है। अगर LI होगा तो सभी A1 से लेके AR तक, मतलब सभी AIs 0 होंगे। अगर LI होगा तो सभी BIs 0 होंगे, मतलब B1 से लेके Bn-R तक सभी स्केलर 0 होंगे, और सभी CIs मतलब C1 से लेके Cm-R तक सभी स्केलर 0 होंगे। तो हमको LI दिखाने के लिए बस अब इस सभी जो स्केलर लिए सबको 0 दिखाना है। ये स्केलर कहाँ के हैं भैया, ये जो स्केलर हैं फील्ड के एलिमेंट हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेट कर लेते हैं, एक एलिमेंट W1 से लेते हैं, एक एलिमेंट W1 से। तो लेट W1, ध्यान देना, लेट W1 में एक एलिमेंट लेते हैं, लेट V बिलोंग्स टू W1, एक एलिमेंट V लेते हैं W1 से। तो अगर एलिमेंट V W1 से ले रहे हैं, देन V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ एलिमेंट ऑफ B1। V को कौन एक्सप्रेस करेगा, B1 क्या है, W1 का बेसिस, इसलिए एक्सप्रेस है ना, इसलिए वो एक्सप्रेस करेगा। तो जो V है उसको आप इस रूप में लिख सकते हो, समेशन I इज इक्वल टू 1 to R AIUI प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 to N माइनस R BI VI। बोलो N माइनस R। क्लियर है ना। एक भाई क्या कॉम्बिनेशन है, समझ आ रहा है ना ये चीज आपको। U1 से लेके UR तक, V1 से लेके
वी एन माइनस आर तक के जो वेक्टर होंगे, जो कि V1 के वेक्टर हैं, वो इस V को क्या करेंगे, स्पैन करेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर V और W1 मिलेंगे तो W1 का बेसिस इसको स्पैन करेगा, यह चीज। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं 1 और 2 से मैं मिला दूं तो मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूं V, तो V प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 to m माइनस आर सी आई डब्ल्यू आई बेटा, और इज इक्वल 0। मैं इसको यार पक्षांतर कर दूं तो मिल जाएगा V इज इक्वल टू माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to m माइनस आर सी आई डब्ल्यू आई। अब बताओ, अब यहां पे इसका मतलब V को फिर आप देख रहे हो कैसे, V को आप ऐसे देख रहे हो कैसे, माइनस का C1 W1 प्लस माइनस का C2 W2 प्लस डॉट प्लस माइनस का CM माइनस R WM माइनस R, ये आप देख रहे हो। मतलब V को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, W1 W2 से लेकर WM माइनस R तक के एलिमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, लीनियरली स्पैन कर रहे हैं। और ये एलिमेंट कहाँ के हैं, W1 W2 वाले, ये B2 के एलिमेंट हैं। एलिमेंट कहाँ के हैं, W1 W2 कहाँ पे है, B2 में है ना, है बात समझ आ रही है, B2 में। तो इसका मतलब इस V को कौन स्पैन कर रहा है, इस V को स्पैन कर रहा है W2 का बेसिस, है ना, विच इंप्लाइज V कैन बी एक्सप्रेस्ड, V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एलिमेंट ऑफ B2 का एलिमेंट। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर B2 में तो W1 W2 तो है ही, लेकिन उसमें U1 U2 भी है, तो इसके आगे चाहो तो लिख दो 0 U1 प्लस 0 U2 प्लस 0 U3 प्लस डॉट प्लस 0 UR, तो हो गया ना लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा, और आगे के सभी स्केलर 0 हो गए और ये स्केलर भी बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर। तो ये एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा बताओ, अगर V को W2 का बेसिस एक्सप्रेस कर रहा है तो कंफर्म है कि V W2 का एलिमेंट होगा। देखो याद रखना, B1 जो है वो W1 का बेसिस है, तो B1 जिस भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करेगा या B1 जिस भी एलिमेंट को जनरेट करेगा वो W1 का एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही। इस तरह से B2 जो है W2 का बेसिस है, तो B2 जिस भी एलिमेंट को जनरेट करेगा वो W2 का एलिमेंट होगा। तो आप देखें यहाँ पे क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि V कैन बी एक्सप्रेस एज एलिमेंट ऑफ B2, तो कंफर्म है कि V W2 का भी एलिमेंट होगा, तभी उसको B2 एक्सप्रेस कर रहा है। B2 W2 का बेसिस है तो W2 के ही एलिमेंट को एक्सप्रेस करेगा, तो एक्सप्रेस करे मतलब V W2 का भी है। आपने जो माना है, आपने माना है कि V बिलोंग्स टू W1, और आपने ये भी पा लिया कि V बिलोंग्स टू W2। इसका मतलब इसका मतलब बेटा यह हो गया कि V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, V दोनों में है, V दोनों में है। इसका मतलब अब जब V दोनों में है, मतलब इसका मतलब V दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, मतलब V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अगर V W1 इंटरसेक्शन W2 में है, देन V can be expressed as element of इसका बेसिस क्या है, B भैया, W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस क्या लिखे हो, B लिखो कि नहीं लिखे हो। तो अगर V W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस V को क्या करेगा, जनरेट करेगा, या V कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस B के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में एक्सप्रेस होगा। तो चलो है B है ना, B लिखा हूं मैं। अब इसका मतलब V इज इक्वल टू V को हम किसके लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में देखेंगे, B के, तो V इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to R DI, है ना, और UI, यही तो है भाई। B में कौन से एलिमेंट हैं, U1 से लेके UR तक के एलिमेंट है, और हमारा जो स्मॉल v है वो इसके इंटरसेक्शन में है। तो अगर इसके इंटरसेक्शन में है, W1 इंटरसेक्शन W2 में है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस V को स्पैन करेगा। तो इस तरह से लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। ये इक्वेशन नंबर हो गया कितना आपका, 2 हो गया था, मैंने 3 कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 3 कर देते हैं बेटा, ये 3 हो गया, इसको 4 कर देते हैं। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 से क्या कीजिए बेटा आप, है ना, वो भी V के बराबर, ये भी V के बराबर, दोनों बराबर कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to m माइनस आर सी आई डब्ल्यू आई
और इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to r डी आई यू आई, यह हो गया। अब इसको बेटा ऐसे थोड़ा ट्रांसफर कर देते हैं, तो समेशन आई इज इक्वल टू, या है ना ऐसे लिख देता हूँ, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to r डी आई यू आई और प्लस का समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m माइनस आर सी आई डब्ल्यू आई इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कौन से वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, u1 से लेके ur तक और w1 से लेके wm माइनस r तक के वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ गया, 0। और आपको ये भी पता है कि जो u1 से लेके ur तक और w1 से लेके wm माइनस r तक के जो एलिमेंट हैं ये b2 के एलिमेंट हैं। अब b2 जो है वो बेसिस है। आपने बोला है कि b1 इज द बेसिस ऑफ w1 एंड b2 इज द बेसिस ऑफ w2, और b2 बेसिस है। तो अगर b2 बेसिस है तो वह li होगा। अगर वह li है तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दिखाई दे रहा है तो कंफर्म है कि सभी स्केलर 0 होंगे। भाई ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दिखाई दे रहा है, इसमें जो वेक्टर है कहाँ के हैं वेक्टर, b2 के। b2 w2 का बेसिस है, बेसिस है तो li है, तो अगर li है तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी दिखाई देता है जब सभी स्केलर 0 होते हैं। तो di ci सब 0 हो गया, di ci सब 0 हो गया। क्लियर है क्या, यह हो गया इस तरह से। अब जब di ci सब 0 हो गया बेटा तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अगर di ci 0 हो गया तो v इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। बोलो, ci 0 हो गया ना तो v इक्वल टू 0 मिल जाएगा, v इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब v इक्वल टू 0 मिल जाएगा तो विच इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बात करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो अगर इक्वेशन सेकेंड से बात करोगे आप, इक्वेशन सेकेंड से अगर आप बात करोगे तो इक्वेशन सेकेंड में v इक्वल रख दो 0, तो आपको मिल जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to r ए आई यू आई प्लस का समेशन i इज इक्वल टू 1 to n माइनस आर और बी आई वी आई इज इक्वल 0 हो गया। अब बताओ यहाँ कहाँ के वेक्टर हैं, इसमें वेक्टर है u1 से लेके ur तक और v1 से लेके vn माइनस r तक के वेक्टर हैं। और इसमें कहाँ के वेक्टर हैं, b1 के वेक्टर हैं। b1 क्या है, w1 का बेसिस है, मतलब b1 क्या है, li है तो b1 के एलिमेंटों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 अगर है तो li भी है और रिजल्ट 0 आ रहा है तो 0 तभी होगा जब सभी स्केलर विच इंप्लाइज, है ना, विच इंप्लाइज ए आई बी आई इज इक्वल 0। बात समझ में आ रही ना, ये इक्वल 0 हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा b2 है, b2 li है ना, ये कैसे हो गया, क्योंकि b2 क्या है, li है, li इसलिए सभी स्केलर 0। यहाँ पे कौन li है, b1 इज li, b1 जो बेसिस है वो बेसिस है ना, इसलिए वो क्या है, li है, तो li इसलिए सभी स्केलर क्या हो जाएंगे, 0। तो जो शुरुआत में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं अगर, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने जो भी इसका आपने 0 कर लिया था और जितना भी इसका लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड द रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है आपका कि ए आई भी 0 आ गया, बी आई भी 0 आ गया, सी आई भी 0 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और जितने स्केलर है सबको 0 आपने पा लिया, सबको आपने 0 पा लिया। तो इसका मतलब जो यस है वो li हो गया, क्योंकि ये यस के ही तो एलिमेंट है, li हो गया, यस li हो गया, यस जनरेट कर ही रहा था, है ना। देयरफॉर s बिकम्स बेसिस, किसका बेसिस, w1 प्लस w2 का बेसिस। और जैसे ही यस w1 प्लस w2 का बेसिस होगा तो डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 क्या होगा, जितने यस में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, यस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, n प्लस m माइनस r, बस खत्म कहानी। अब n के जगह पे क्या लिख देना, डायमेंशन ऑफ w1, m के जगह पे क्या लिख देना, डायमेंशन ऑफ w2, r के स्थान क्या लिख देना, डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2। फिर इसको पक्षांतर कर देना, थ्योरम प्रूफ लिख देंगे ना, आप लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत है बताइए आप लोग, कहीं भी कोई समस्या है ना, आराम से घर पे जाके 2 बार 4 बार इसको रिवीजन करिएगा, देखिएगा, ठीक है, और कोई समस्या भी पूछिएगा। यही आपके एक और भी आपका जो मेन है क्वेश्चन स्पेस से संबंधित, डायमेंशन ऑफ v मार लो w,
बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। जान लीजिए कि इस एग्जिस्टेंस थियरम छोड़ो, ये थियरम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस प्लस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, ये थियरम। और जो डायमेंशन ऑफ V मान लो W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W है, इन दोनों में से एक थियरम गारंटी एग्जाम में आएगा, नोट कर लीजिए आप, निश्चित आएगा, 101% आएगा ये थियरम। और इसके बाद डायमेंशन ऑफ V मान लो W वाला थियरम, जो क्वोशेंट स्पेस का थियरम है। क्वोशेंट स्पेस के थियरम के लिए आपको क्वोशेंट का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपको ज्ञान है। वो पढ़े ही नहीं वाला थियरम, डायमेंशन V मान लो W वाला, आप लोग ये तो पढ़े हैं, डायमेंशन ऑफ V मान लो W वाला पढ़े हैं। तो होमवर्क हम लोग कर लेंगे उसको भी, ये हो गया क्लास वर्क, होमवर्क भी हम लोग करेंगे, घबराइए मत। लेकिन बहुत जबरदस्त थियरम है वो, इससे भी खतरनाक थियरम है। लेकिन हाँ, क्वोशेंट का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो दोहराइएगा तो 4 बार, कोई समस्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और उसका रीजन इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें आसान नहीं है।